ओके, तो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने थ्योरी वगैरह कवर कर ली थी। यहाँ से आगे हम प्रैक्टिकल काम शुरू करने लगे हैं और होप सो सब लोगों ने पहले तक का कंटेंट जितना भी है हमारा वो देख लिया होगा कि उन्हें पता होगा कि हमने कैसे कोई हम कर क्या रहे हैं सबसे पहले, हम किस नीश के अंदर काम करने लगे हैं, हम नीश कैसे पता चलेगा नीश क्या होती है या कैसे हम लोग उसको फाइनलाइज करेंगे, किस पॉइंट तक पहुंचेंगे और यहाँ से आगे हम लोग करेंगे कि हम वैलिडेशन करना शुरू करेंगे डाटा की। बाय वैलिडेशन आई मीन कि क्या मुझे इस नीश के अंदर काम ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इस नीश के अंदर रैंक कर देने के बाद मेरे पास कुछ आएगा भी या नहीं आएगा? और बाकी की चीज़ें क्राइटेरिया वगैरह हम आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विज़िबल हो जाए तो कोई एक मुझे कन्फर्म कर दे प्लीज़। हाँ, तो स्क्रीन विज़िबल होगी है मेरी? ओके। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग उस दिन डिस्कस करना शुरू किया था, मैंने टूल्स को थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सबसे पहला टूल है, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होंगे, वो है सेमरश। सेमरश थोड़ा-सा आज हम सेमरश को भी इन डेप्थ डिटेल कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सेमरश एग्ज़ैक्टली क्या है, क्या करता है, कैसे? सेमरश में हमारे पास डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं। सबसे पहला जो ज़्यादा डैशबोर्ड्स हम यूज़ कर रहे होंगे, वो होगा एसईओ डैशबोर्ड और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। हमारे पास कीवर्ड्स के लिए टूल्स हैं, हमारे पास लिंक बिल्डिंग के टूल्स हैं, हमारे पास ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के टूल्स हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा कीवर्ड से रिलेटेड है, नीश से रिलेटेड है, तो वो हमारा होगा कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। हम आते हैं कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। ओके, यहाँ पे हम लोग आ गए कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, अभी तक जो कुछ भी हम लेके चल रहे थे, जैसे एक एग्जांपल के साथ लेके चल रहे थे, उसी एग्जांपल को यूज करते हुए मैं सारे का सारा एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लोकेशन अपडेट करना सिखाई थी कि हम अपनी लोकेशन कैसे अपडेट करते हैं। फिलहाल मेरी लोकेशन आ रही है पाकिस्तान की, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे पाकिस्तान की लोकेशन। तो हम शुरू करते हैं इस लोकेशन को चेंज करने से। इस लोकेशन को सेट कर लेते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों ने काम करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग यूएस के अंदर काम कर रहे थे क्योंकि हमने amazon.com से किया था। बाद में करता हूँ। हमने amazon.com से किया था। amazon.com की जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास होती है यूएस की। अगर हमने यूएस की किया था तो हम लैंग्वेज रीजन में आते हैं और रीजन का फिल्टर यहाँ से चेंज करते हैं। इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं अपने और यूनाइटेड स्टेट्स में मूव कर जाते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे यूएस के। अच्छा, अब हमारी लोकेशन चेंज होके पाकिस्तान से अब हमने मूव करा दिया इसको यूएस में। अब ये एक हमारे पास टेम्परेरी मेथड होता है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम लोग अपनी लोकेशंस मूव कर लेते हैं। ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन ये बहुत सारे रिजल्ट्स हमें वही वाले देता है जो कि हम चाह रहे होते हैं। यानी कि जो सर्च पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज वहीं के गूगल जो यूएसए में इस वक्त यूज हो रहा है वहां के रिजल्ट्स फच करके लाएगा मेरे पास। हम अपना कीवर्ड सर्च करते हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने कोई सी भी नीश चूज की थी, नीश देखी थी, और नीश के अंदर आप यहाँ पे आते हैं। उस कीवर्ड को आपने सबसे पहले सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल, इसके अंदर गूगल सर्च जो हमारे पास लाइव है सर के ये इंस्टेंट के ऊपर सर्च करेंगे और हम वेट करते हैं इस डाटा का लोड होने का। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारा एनालिटिक्स टैब इसके साथ कनेक्टेड भी है या नहीं है। ट्रैफिक एनालिटिक्स, कनेक्ट सेमरश, ये अक्सर आपको नजर आएगा कि आपका सेमरश अकाउंट बार बार लॉग आउट हो जाता है। ओके, अच्छा मैं इसको दूसरी प्रोफाइल से कर लेता हूँ क्योंकि हमने इस प्रोफाइल को फिलहाल यूज कर रहे हैं। हाँ, ये। तो दोबारा से हम अपनी लोकेशन चेंज करते हैं।
सब लोगों को पता है गूगल की 25th बर्थडे है। गूगल 25 ईयर्स पहले लॉन्च हुआ था और आज हम इस पे यहाँ सेटिंग्स सर्च सेटिंग्स में आके हम आते हैं रीजन के अंदर अदर सेटिंग्स और यहाँ से लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ से रीजन और हम यहाँ से अपना रीजन यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करते हैं, कंफर्म। और उसके बाद हम लोग वापस आते हैं google.com पे और यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो आपका कीवर्ड है उसमें कोई मिसस्पेल ना हो, कोई उसके अंदर एरर या कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो। जिस तरह के हमारे पास एक सजेशन आ रहा था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। अब हमारे लिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। इनका सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होगा, इनकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी होगी वो डिफरेंट होगी। तो वो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई चीज़ एक्स्ट्रा उसके अंदर ना हो। हम आते हैं ट्रैफिक एनालिटिक्स टैब में। ओके, ये डाटा लोड कर रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्राइटेरिया। हम देखते हैं कि हमारे पास उसका अथॉरिटी स्कोर क्या है, उसके ऊपर आने वाली ट्रैफिक वगैरह कितनी है, टोटल उस डोमेन के जो हु इज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर देखनी है, यहाँ पे हम अपने पास अच्छा इसका डाटा लोड होने में टाइम ले रहा है। हमने क्या हुआ आज इंटरनेट को। अच्छा, थोड़ा सा मीनवाइल जब तक डाटा लोड हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो भी हम बनाएंगे, जिस भी निश को हम फाइनल करेंगे, वो यहाँ पे टॉप 20 रिजल्ट्स के अंदर आ रही हो कम से कम। ज़्यादा नहीं तो टॉप 20 के अंदर हम इसको उम्मीद करेंगे, होप करेंगे कि हम लेके आएँ। टॉप 20 फॉर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स, नॉट फॉर द मेन कीवर्ड, ठीक है? जो मेन कीवर्ड होगा उसके ऊपर हमारा एम होगा कि हम लोग उसे टॉप 8 रिजल्ट्स के अंदर अंदर लेके आएँ। तो टॉप 8 रिजल्ट्स के अंदर आने के लिए हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि टॉप 8 रिजल्ट्स जो हैं वो क्या-क्या कर रहे हैं, कैसे-कैसे कर रहे हैं, जिसके बिना पे वो लोग यहाँ तक टॉप पे आ पा रहे हैं। तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको गूगल देखता है और रैंकिंग देता है? तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है अथॉरिटी स्कोर। जिस तरह के इसका अथॉरिटी स्कोर है 71, इसका अथॉरिटी स्कोर है 82, इस इसका अथॉरिटी स्कोर है 69, इसका स्कोर है 76, 88, 69, 70 और ये आगे हम मूव ऑन करते करते हैं। हमारा एम होगा कि हमारे पास जो भी होगी, जो भी हम कीवर्ड सर्च करेंगे उसमें टॉप 8 रिजल्ट्स के अंदर या टॉप 10 मैक्सिमम टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर अंदर हमारे पास ऐसी डोमेन्स, 3 ऐसी डोमेन्स होनी चाहिए जिनका अथॉरिटी स्कोर अप्रोक्सीमेटली 30 या 33 तक है। ठीक है? 30 से 33 का मार्जिन इसलिए रख रहे हैं हम लोग, 27 टू 33 का मार्जिन कर लें आप लोग। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अथॉरिटी स्कोर हर एक टूल के लिए बराबर नहीं होता। अगर आप मॉज से चेक कर रहे हैं तो मॉज एक और अथॉरिटी स्कोर देगा। सेमरश से चेक कर रहे हैं, सेमरश एक और अथॉरिटी स्कोर देगा। और अगर आप किसी और थर्ड पार्टी टूल से चेक कर रहे हैं एएचरेफ वगैरह से, तो वो एक अलग आपको अथॉरिटी स्कोर देगा। डोमेन अथॉरिटी या अथॉरिटी स्कोर आपको एक सेपरेट उसकी रेटिंग मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका हर किसी का ना अपना एक स्पेसिफिक होता है जिसके ऊपर ये लोग मेजर करते हैं कि उनके पास कितनी लाइक्लीहुड है कि वो कीवर्ड रैंक करेगा। अब हर किसी का क्योंकि क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो वो उसको फिर रैंकिंग का जो है नंबर भी वो डिफरेंट कर रहे होंगे। और अथॉरिटी स्कोर हमारे पास चीज ही वही है जिसके ऊपर हम लोग रैंकिंग असाइन कर रहे हैं, गूगल रैंकिंग असाइन करता है। या थर्ड पार्टी कीवर्ड टूल जो है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो वेबसाइट है ये इतनी लाइकली है कि ये रैंक कर जाएगी। यानी कि इसके ऊपर कंटेंट डाला जाए तो ये 71% लाइकली है कि वो कंटेंट रैंक कर जाएगा। इसके ऊपर 82% लाइकली है कि वो कंटेंट रैंक कर जाएगा। इसी तरह मूव करते करते हर किसी के पास उतनी लाइकलीहुड है कि वो कीवर्ड, वो कंटेंट जो है वो रैंक कर जाएगा। अब सबसे पहली चीज तो ये होगी हमारे पास कि हमने उसका अथॉरिटी स्कोर देख लिया। अब जिस तरह की ये बहुत एक कॉम्पिटिटिव नीश है जिसके अंदर मेरे पास कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा टॉप के अंदर जो कि 30 या 33 के पास पास हो, 27 से लेकर 33 तक के रेंज में एक भी नहीं आ रहा है। तो ये वाली नीश मेरी सबसे पहले यहीं पे होगी मेरे पास ड्रॉप। फिर हम करते हैं कोई और चीज करते हैं। लेट्स सपोज बेस्ट क्रॉकरी
वेबसाइट्स। क्रॉकरी सेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे होंगे, रिलेटिवली कम काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो हमारे पास सबसे पहले 2 बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स आई हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स और फिर फोर्ब्स। अब ये क्यों बड़े-बड़े डोमेन्स हैं, मुझे देखते ही क्यों पता चल गया, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इसके अंदर चीज़ का काम कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि यार ये वेबसाइट बाय नेम हमें याद हो जाता है कि ये बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं। इस तरह के द न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर 100 अथॉरिटी स्कोर है इसका, फोर्ब्स का भी 100 के पास-पास देना चाहिए इसको। फिर है सीरियस ईट्स। अब यहाँ से आगे हमारे पास डिफरेंट होना शुरू हो गया। अब रेडिट के ऊपर भी किसी ने, जिस तरह मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि आप कंटेंट को डिफरेंट जगहों से रैंक करके अपने लिए एफिलिएट की ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। अब रेडिट का कोई प्लेटफॉर्म है जिसको वो यूज करते हुए इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उसका कोई एक होगा स्निपेट जो कि रैंक कर रहा है। अब इसमें हम यहाँ पे इस चीज के बारे में वरीड नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं बाकी डाटा लोड होते हैं। ओके, डाटा लोडिंग में काफी टाइम नहीं जा रहा है। खैर हम आगे तब तक इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को और भी। अब देखिए जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अथॉरिटी स्कोर हर एक टूल या डोमेन अथॉरिटी हर एक टूल अपने लिए सेपरेट रखेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स को सेमरश ने रेट किया हुआ है 100 कि इसका फुल 100 अथॉरिटी स्कोर है, जबकि मॉज ने इसको दिया हुआ है 95। अब किसका ज्यादा एक्यूरेट डाटा है, हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए। सबसे एक्यूरेट डाटा जो है वो तो है एएचएफ का। एएचएफ का डाटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। वो अब टिल 93 टू 95% एक्यूरेट डाटा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो डेली की क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करते हैं वेबसाइट्स की। वो इतने रिजल्ट पेजेस को डेली का क्रॉल करते हैं और उसके बाद अपने डाटा को एनालाइज करके अपने ट्रेंड्स और अपने नंबर्स असाइन करते हैं, तो उनका डाटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। सेकंड मोस्ट एक्यूरेट डाटा हमारे पास होता है moz.com का। moz.com बहुत सेकंड बेस्ट टूल है जिसको हम कंसिडर कर रहे होंगे डोमेन अथॉरिटी वगैरह चेक करने के लिए, कि उनका क्रॉल बहुत ज्यादा है। अगर और थर्ड पे आता है सेमरश। अब हम सेमरश को ज्यादा क्यों यूज कर रहे होंगे और जो है मॉज उसको इतना ज्यादा क्यों यूज नहीं कर रहे होंगे, तो सेमरश काफी हद तक ना यूजर फ्रेंडली है। बहुत आपको यूज करना बहुत इजी होगा, किसी चीज के अंदर आपको इश्यूज नहीं आएंगे। आपको जो भी चीज़ ढूँढनी होगी वो आपको सिर्फ़ बाय नेम मिल जाएगी, उसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी आपको। ठीक हो गया? जबकि मॉज़ के अंदर आपको चीज़ें थोड़ी-सी यूज़ करना कंपैरेटिवली थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगेगा। आपको चीज़ें जल्दी मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो आपको उनके बारे में समझ नहीं आएगी कि उसके अंदर कैसे-कैसे यूज़ करना है, तो वो थोड़ा-सा ट्रिकी टूल है। इसलिए हम मॉज़ को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे। सेमरश का डाटा कितना परसेंट एक्यूरेट है? सेमरश का डाटा एक्यूरेट है अप्रॉक्सिमेटली 85 टू 87% एक्यूरेट डाटा है सेमरश का। तो अब ये टूल्स आपको सिर्फ आइडिया दे रहे होते हैं कि हम इस चीज के अंदर इतना इतना एक अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं कि हाँ हम लोग रैंकिंग हमारे लिए इतने डिफिकल्ट होगी। अब सबसे पहले अगर लेट्स सपोज आप किसी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं और कीवर्ड पे काम करते करते आपको ढूंढते ढूंढते नीश आपको कोई ऐसी मिल जाती है जिसके अंदर आपके पास टॉप 10 डोमेन्स के अंदर ऐसे कई सारे 3 डोमेन्स आना शुरू हो जाती हैं जिनका अथॉरिटी स्कोर 27 टू 33 के बीच बीच में है, यानी कि 33 से कम कम है। 33 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 33 मैक्सिमम या 33 से नीचे हो। तो 3 ऐसी डोमेन्स हम लोगों ने कम से कम ढूँढनी है, जिनको हम लोग आउट रैंक करके या उनकी प्लेस पे या उनसे ऊपर आना चाहेंगे। ठीक हो गया? अब लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट मुझे मिल जाती है, किसी भी एक नीश के अंदर, किसी भी एक कीवर्ड के अंदर, जहाँ पे जिसका डोमेन अथॉरिटी स्कोर 33 है, ठीक है? 1, 2 और 3 मिल जाती हैं फॉर एग्जांपल, जिस तरह की ये 33 है, ये 33 है और ये 33 से नीचे है। ठीक है? ये मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास फर्स्ट गुड टू गो यहाँ से सिग्नल आ गया कि यहाँ से आगे मैं मूव कर सकता हूँ, इस कीवर्ड को मज़ीद चेक कर सकता हूँ। मज़ीद क्या-क्या चेक कर सकता हूँ मैं इसका? क्या करना चाहिए चेक मुझे? सेकंड चीज़ जो हमें काफ़ी हद तक फ़ोकस करनी चाहिए, वो होगी हम प्लेस करेंगे इस कीवर्ड को, यहाँ पे आएँगे सेमरश में। सेमरश में आके आएँगे कीवर्ड ओवरव्यू में, अपना कीवर्ड पुट इन करेंगे, लोकेशन को चेंज करेंगे और जिस कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उस कंट्री में सेट करेंगे। और ये हमारे पास, हम इसको सर्च कर लें। अब यहाँ से हमें उस कीवर्ड के डिफरेंट और भी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी, जिस तरह उसका कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, उसका ग्लोबल आपकी स्क्रीन सर आपकी स्क्रीन जो है कि पेज पे ब्लॉक है। आई थिंक आप अगर सैमरश हाँ अब मूव हुई है। ओके, बाकियों को भी ये इशू आ रहा है?
ओके, चलिए अब सेट हो नहीं गया। नहीं, बाकी को जी जी, अब ठीक हो गया। चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जिस कीवर्ड में काम करने लगे थे, वहाँ पे हम आते हैं उसके हमने सेकंड चीज़ चेक करनी है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है? कि कितने लोग उसको पर मंथ सर्च कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर जहाँ पे हम इसको रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 30 और ग्लोबल वॉल्यूम जो कि इसका इंटरनेशनल वॉल्यूम है वो है 140। तो ये दोनों बहुत कम सर्च वॉल्यूम्स हैं। हम इतने छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम वाली किसी नीश के अंदर काम नहीं करेंगे। हमारा एम है कि सबसे पहले हमें कोई ऐसा हमने जो नीश ढूंढनी है वो ऐसी हो कि जिसके अंदर सबसे पहले जो टॉप 10 डोमेन्स है उसके अंदर 3 डोमेन्स कम से कम इतनी हो 3 डोमेन्स जिनका जो डोमेन अथॉरिटी या अथॉरिटी स्कोर है वो 33 या 33 से कम हो। फर्स्ट चेक क्लियर होने के बाद हम मूव करेंगे सेकंड चेक की तरफ। सेकंड चेक है हमारा सर्च वॉल्यूम का। सर्च वॉल्यूम उस कीवर्ड का जो है वो तकरीबन मिनिमम भी है ना, वो तकरीबन 3000 के करीब होना चाहिए सेमरश के मुताबिक। वो 3000 या 3000 से ज्यादा उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए उस कंट्री के अंदर जहां पे आपने उसका उस नीश में काम करना है। ठीक हो गया? सेकंड चीज हमारी होगी सर्च वॉल्यूम। अब लेट सपोज इस कीवर्ड के लिए मुझे वो डोमेन्स भी मिल गई। डोमेन्स के बाद मुझे वो सर्च वॉल्यूम मैंने चेक किया वो भी 3000 प्लस है। थर्ड चीज जो मुझे चेक करूंगा मैं वो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी। उस कीवर्ड की डिफिकल्टी मेरा एम होना चाहिए कि वो कीवर्ड जो है अप्रोक्सीमेटली या मैक्सिमम भी होना तो 45 टू 50 के बीच में, उससे ज्यादा ऊपर ना जा रहा हो। यानी कि 50 का थ्रेशोल्ड से ज्यादा ऊपर वो कीवर्ड ना जा रहा हो। अब इससे क्या होता है, अब 50 से अगर ऊपर चला जाए तो कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है ये कीवर्ड रैंक करना कितना मुश्किल है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितना कंपटीशन चल रहा है, कितने परसेंट लाइक्लीहुड है कि एक बंदा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे और वो इस कीवर्ड तक पहुंच जाए। तो 50 इज अ पॉइंट जहां पे हम लोग जो 1:1 का शॉट ले सकते हैं कि हाँ इट कैन बी अ सक्सेस एंड इट कैन बी अ फेलियर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटेजी यू चूज। 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कीवर्ड का उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी। तीन चीजें होगी हमारे पास अभी तक। लेट सपोज अगर हमारे पास तीसरा चेक जो है वो डायरेक्टली क्लियर नहीं होता है, यानी कि उसका जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 3000 तो प्लस है लेकिन उसका कीवर्ड डिफिकल्टी 50 से ज्यादा है, यानी कि उसका 55 है, 56 है, 60 है, कोई भी है नंबर बिटवीन 51 टू 100। तो हम उसके वेरिएशन कीवर्ड्स की तरफ देखेंगे। वेरिएशन कीवर्ड्स क्या होता है, हमें ना उस कीवर्ड से रिलेटेड और कई सारे कीवर्ड्स मिलते हैं जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम चेक कर सकते हैं क्योंकि उनकी नीश ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, नीश कैसे सेम है, जिस तरह के बेस्ट क्रॉकरी सेट्स इन इंडिया ये लोकेशन स्पेसिफिक कर देता है उसको बेस्ट क्रॉकरी डिनर सेट। अब अभी भी है हम क्रॉकरी के अंदर ही, लेकिन क्रॉकरी में भी थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज हो गया डिनर सेट्स में। बेस्ट कैंपिंग क्रॉकरी सेट, कैंपिंग क्रॉकरी सेट अभी भी है क्रॉकरी सेट ही लेकिन कैंपिंग के लिए हो गया। और फिर हमारे पास उसकी डिफरेंट वेरिएशंस आ रही होंगी। हम वहां से कोई ऐसा कीवर्ड देख लेंगे जिसका वॉल्यूम 3000 प्लस हो और केडी 50 से बिलो हो। यहाँ तक हमारे पास ये होगी चीजें। सबसे अब रिपीट करते हैं एक दफा। सबसे पहली चीज होगी हमारे पास उसकी डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी उसमें हमारे पास जो भी हम नीश फाइनल करेंगे चेक करेंगे उनमें 3 ऐसी डोमेन्स होनी चाहिए जो कि कम से कम 3 ऐसे डोमेन्स होने चाहिए जिनको अथॉरिटी स्कोर डोमेन अथॉरिटी 33 या 33 से कम हो, ज्यादा ना हो। फर्स्ट चेक क्लियर होने के बाद हम मूव करेंगे सेकंड चेक की तरफ जो कि है सर्च वॉल्यूम का। सर्च वॉल्यूम का चेक अगर हम आएंगे सेमरश के अंदर, सेमरश में कीवर्ड ओवरव्यू में आएंगे, कीवर्ड ओवरव्यू में आके हम अपना कीवर्ड पुट इन करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं और उसको सर्च करेंगे। वहां से हमें सर्च वॉल्यूम मिलेगा। सर्च वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 3000। ठीक है, ग्रेटर देन 3000 का वॉल्यूम मिल जाने के बाद हम उसका कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिला है जिसका वॉल्यूम अच्छा है और डिफिकल्टी थोड़ी सी ज्यादा है तो हम उसकी वेरिएशंस की तरफ मूव करेंगे, उसके डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे। वेरिएशंस के अंदर से हम लोग कोई कीवर्ड्स अपने लिए फाइनलाइज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक कीवर्ड के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, हम मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए काम करेंगे। मल्टीपल कीवर्ड्स कैसे, जिस तरह के बेस्ट क्रॉकरी सेटअप, तो बेस्ट क्रॉकरी सेट के साथ हमारे पास और बहुत सारी आ रही होंगी। बेस्ट क्रॉकरी सेट इन यूएसए हो सकता है, बेस्ट क्रॉकरी सेट इन स्पेसिफिक कोई रीजन हो सकता है वहां का, और हम इस लिहाज से उसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो हमारे पास बंच ऑफ कीवर्ड्स बनना शुरू हो जाएगा जिसके अगेंस्ट हम लोग कंटेंट कवर कर रहे होंगे। कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के बाद एक चीज जो कि एक्स्ट्रा चेक हमें कर लेनी चाहिए कि उस कीवर्ड का सीपीसी ज्यादा हाई ना हो। ठीक है, सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक।
ये वो एक एस्टिमेट नंबर स्पेंडिंग का दिया जाता है जब आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर गूगल एड्स चलाते हैं और गूगल एड्स चलाने के बाद वहां पे रिजल्ट्स आपको आ रहे होते हैं और हर एक क्लिक के ऊपर जिसने एड लगाया होता है उसको उतने चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। अब अगर लेट्स सपोज कॉस्ट पर क्लिक उस कीवर्ड का ज्यादा है, मतलब उसके ऊपर ज्यादा लोग एड्स चला रहे हैं, आप रैंक भी कर जाते हैं, तो टॉप के ऊपर जो आपके पास रिजल्ट्स मिल रहे होंगे वो एड्स होंगे। आपकी वेबसाइट शायद चौथे या पांचवें नंबर पे कहीं आ रही हो, बेशक अगर आप फर्स्ट पे भी होंगे। तो हमारा एम ही होना चाहिए कि उसका सीपीसी ज्यादा ना हो, उसके अंदर कंपटीशन ज्यादा लोग ना खेल रहे हो, एड ज्यादा ना लगा रहे हो। अब हमें कई कई बार हम ऐसे कैसे कीवर्ड्स देखेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम तो हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका सीपीसी बहुत ज्यादा होगा हमारे पास। आप सर्च वॉल्यूम देखेंगे 150 200 300 होगा, लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम जो होगा वो आपको अप टिल $4 to $5 पर मिल रहा होगा, पर क्लिक मिल रहा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कीवर्ड्स कन्वर्टिंग कीवर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। अब हमें पता चल जाना चाहिए वहीं से ही, अगर हम किसी इस तरह की नीश में जानबूझ के जाते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव है लेकिन हम रैंक करना चाहते हैं, रैंक करके टॉप पे आना चाहते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि यार ये कीवर्ड है जिसके अगेंस्ट वो लोग इतना इतना पे करने को तैयार हैं एज कंपैरेटिव उसी नीश का कोई कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है लेकिन उसका सीपीसी 0 है। वो ट्रैफिक तो लेके आएगा लेकिन वो कमर्शलाइज नहीं करेगा। तो हम ऐसे अपने पास कीवर्ड ढूंढ रहे होंगे जिनका जो हमारे पास है कॉस्ट पर क्लिक वो थोड़ा सा कम हो। कम कितना हो? इट कैन बी मैक्सिमम लाइक $0.8, इससे ज्यादा वो ना हो रहा। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। आज यहाँ से आगे हम थोड़ा सा ना वन टू वन इंटरेक्शन चैट भी शुरू करेंगे, ताकि यहाँ से आगे पीछे थ्योरी थी आप रिपीट करके देख सकते थे, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ऑन साइड साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो रहे हैं और जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ आ रही है। तो यहाँ तक किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है? ओके, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हम थोड़ी सी बात करेंगे आज एक और टॉपिक के ऊपर, सिर्फ ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था पहले, लेकिन हमने इसको डिस्कस नहीं किया था ज्यादा। और वो टॉपिक हमारा है कि हमारे गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस काम कैसे करते हैं। कहते हैं और ये ऑफ कर दिया हमने, कीवर्ड सर्वर ये मैंने अपने पास टेम्परेरीली ऑफ किए हैं, आप लोगों को ऑफ करने के लिए इसमें कुछ नहीं कह रहा मैं। अच्छा, यहाँ पे हम आए और हमने लेट्स सपोज सर्च किया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। आज हम चीज़ एक डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम एक्सप्लेन करूंगा मैं गूगल की अपडेट्स के मुताबिक, गूगल के एल्गोरिथम्स के मुताबिक और गूगल रैंकिंग के लिहाज से। अच्छा, हमारे पास गूगल की एक पहले जो वर्जन था, पहले एक मेथड था गूगल का जिसको हम कहते थे ईएटी, गूगल जिसके ऊपर आपको रैंकिंग दे रहा होता था। ईएटी क्या होता होता था? ईएटी होता था एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस। अब गूगल ने उसको एक एक्स्ट्रा उसके साथ ई ऐड कर दिया स्टार्ट में, डबल ई ए टी, ई टी। ई टी में क्या होता है? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होता है कि आप जिस टॉपिक के अंदर, जिस नीश के अंदर आप डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों की वेबसाइट है, वो वेबसाइट, वो टॉपिक, वो कंटेंट आप लोगों का एक तो खुद होना चाहिए, आपका उसके अंदर एक्सपीरियंस हो। सेकंड, आप उस चीज के एक्सपर्ट हो, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज अच्छा हो, आप उस चीज के बारे में लिख सको, आप उस चीज के बारे में डिस्कस कर सको, आप उस चीज के बारे में बोल सको। फिर है अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस होता है कि ना सिर्फ आप बोल सको, बल्कि आप लोगों की उस चीज के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप भी हो। ठीक है? और ग्रिप से मुराद मतलब आपको उस चीज के बारे में एक अथॉरिटी माना जाए, लोग आपको उस चीज के बारे में एज अ रेफरेंस पॉइंट डिस्कस करें कि अच्छा स्पेसिफिकली यार हम फलां टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बंदा है तुम्हारी नजर में जो बहुत अच्छा इस टॉपिक को जानता हो? हाँ यार वो फलां बंदा है,
ये जो फैक्टर है इसको कहते हैं अथॉरिटेटिवनेस। ठीक है, अथॉरिटेटिवनेस के बाद हम मूव करते हैं लास्ट टी की तरफ, जिसको कहते हैं ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है कि आपने किसी बंदे के पास गए और बंदे के पास जाने के बाद से पहले भी और बंदे के पास जाने के बाद भी आप उसके नॉलेज से, आप उसकी जो व्यू पॉइंट है उससे इतना सेटिस्फाई कर रहे हो कि आप उससे एग्री करें, आप उसकी बात पे। एक डिसएग्री का ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेजॉरिटी चांसेस है इसके, मेजॉरिटी और जो अवाम है वो उसके साथ एग्री कर रही हो, उसका कंटेंट अच्छा, इतना अच्छा हो और एक्यूरेट हो, जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, एक्यूरेट हो कि उसका जो टॉपिक है उसके जो जिस भी नीश के अंदर हम काम कर रहे हैं उसको माना जाए, यानी कि अगर उसको स्टैंडर्ड माना जाए, वो होना चाहिए। अब ये बड़ी वेबसाइट्स के लिए भी उतना ही अप्लाई होता है जितना हमारे लिए अप्लाई होता है। अब इससे होता क्या है, गूगल ने ये अपडेट दी क्यों थी? इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ कंटेंट लिखो, अच्छा अच्छा कंटेंट लिख लेने के बाद इवन बेशक आपको उस कंटेंट के बारे में कुछ भी खास नहीं पता है, उसके ऊपर बहुत सारे बैकलिंक्स एक्वायर करो और बैकलिंक्स एक्वायर करने के बाद आप रैंक करना शुरू करो। सिर्फ ये दो काम थे। अभी भी जो हम काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं दो स्टेप्स के अंदर है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। हम लोग कंटेंट भी लिख रहे होंगे, बेशक हमें उस चीज के बारे में नहीं पता है, हम कंटेंट भी लिख रहे होंगे, कंटेंट के ऊपर हमारी ग्रिप भी होगी, हम उस कंटेंट के ऊपर हमारी अथॉरिटी भी बनेगी, हम उसके ऊपर ट्रस्टवर्दीनेस भी बनाएंगे। अब अगर हम, जो मेरी जुबान के मुताबिक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है गूगल की रैंकिंग एल्गोरिथम की, ये EEAT, ये 4 फैक्टर्स जो गूगल ने रैंकिंग के सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसीडर करवाता है, उस जो कंटेंट से रिलेटेड है, उसके ऊपर मैं उसको 2 सेक्शंस में ब्रेक करता हूँ। 2 सेक्शंस में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? EE को एक सेक्शन में और EAT को एक और सेक्शन के अंदर। अब EE जो हमारे पास सेक्शन है वो आता है टोटली कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब कंटेंट उसके अंदर हम लोगों के पास कंटेंट इतना सिक्योर होना चाहिए और इतना अच्छा कंटेंट हम लोगों को उसके ऊपर लिखना चाहिए कि हम लोग उस चीज के अंदर जाने माने जाने शुरू हो जाए। वो कंटेंट हम कहाँ से जनरेट कर रहे होंगे? हम कंटेंट जनरेट करेंगे बार्ड और चैट जीपीटी को यूज करते हुए, और कुछ हद तक हरपा एआई जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिसेबल किया, हम उस चीज से उसको ऑटोमेट कर रहे होंगे अपने काम को। हम अच्छा कंटेंट लिखवा रहे होंगे विदाउट स्पेंडिंग मच, हम ज्यादा कुछ उसके ऊपर नहीं खर्च कर रहे होंगे। अगर अपनी मेहनत से कर रहे होंगे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कंटेंट को हम 3-4 दफा थॉरो रीड भी करवा लेंगे और उसके बाद हम लोग उस काम को लिख रहे होंगे। पहला सेक्शन तो हो गया हमारा सिर्फ कंटेंट के ऊपर। दूसरा सेक्शन जो हमारा है ट्रस्टवर्दीनेस और अथॉरिटेटिवनेस। ट्रस्टवर्दीनेस और अथॉरिटेटिवनेस अभी भी मेरे ख्याल में गूगल की नजर में सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स को बहुत हद तक माना जाता है। बैकलिंक से ज्यादा गूगल उस यूजर एक्सपीरियंस को कंसिडर करता है जो कि किसी को, कोई आपकी वेबसाइट पे आया उसने वो एक्सपीरियंस कवर किया। तो हम इन दो चीजों के अंदर उन 4 फैक्टर्स को कवर कर रहे होंगे जो कि गूगल ने रैंकिंग एल्गोरिथम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी हुई है। बाकी के फैक्टर्स, देयर आर मोर देन 200 फैक्टर्स जिनके ऊपर गूगल रैंक करता है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका स्कोर बहुत ज्यादा है, जिनका, मेरी अगर मैं अपने टर्म्स में बताऊं तो जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देता है गूगल किसी भी चीज को रैंक करते हुए। ठीक हो गया? ये थोड़ा सा ओवरव्यू था उस चीज के बारे में जो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जब हम एक नीश फाइनलाइज कर चुके होंगे। नीश फाइनलाइज करने के बाद हम उसके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे और कंटेंट मैप और टॉपिकल अथॉरिटी बना रहे होंगे, और फिर हम अपनी वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे। तो ये चीजें हम वहां पे यूटिलाइज कर रहे होंगे। अभी तक के लिए हमने जो किया है, अब मेरा आप लोगों से ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, और हो सके तो टूल्स की सब्सक्रिप्शन लें, शेयर ले लें, अगर आप लोगों ने सेपरेट लेना है तो सेपरेट ले लें, किसी भी टूल्स एक्वायर करके आप लोग काम करना शुरू करें। ठीक है, आप उसके ऊपर नीश रिसर्च करें, नीश रिसर्च करके कीवर्ड फाइनलाइज करें अपने लिए, अब कि यार मैंने फला नीश के अंदर काम करना है। वो फाइनलाइज करने के बाद हम लोग उसके कंटेंट की तरफ, कीवर्ड रिसर्च की तरफ मूव करेंगे। कीवर्ड रिसर्च से हम लोग टॉपिकल मैप बनाएंगे, टॉपिकल मैप से हम कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, और फिर हम उसके बाद वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे, और वेबसाइट के बाद फिर हम लोग उसके ऊपर रैंक कंटेंट ऐड करके रैंकिंग की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई चीज यहाँ पे नहीं समझ आई है तो जी अच्छा, इस मेरा क्वेश्चन है जी जी। कि ये जो हम लोगों ने जो नीश सिलेक्ट करनी है, हाँ
ये स्पेसिफिकली हमने जैसे हम आपने क्राइटेरिया बताया था अमेज़न से या जिस तरह डिफरेंट हमने वो देखे थे फ्लिपा वगैरह, वहाँ से जाके हमने प्रोडक्ट से रेलेवेंट ही नीश सिलेक्ट करनी है या जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ का ट्रेंड होता है कि आप किसी पॉपुलर गेमर्स के ऊपर या जैसे कोई रिच पर्सन्स होते हैं या कोई टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर आप करते हैं या इससे रेलेवेंट भी कुछ हो सकता है, किस तरह का होना चाहिए कंटेंट? अच्छा, अगर आप ये जो बात कर रही हैं ना कि स्पेसिफिकली किसी इवेंट से रिलेटेड या किसी रिच पर्सन से या गेमर से या यूट्यूबर से रिलेटेड, तो वो हम करते हैं, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर नहीं। ये है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे हम ढूँढ रहे होते हैं एवरग्रीन प्रोडक्ट्स, कि हम एक दफ़ा अगर रैंक करें उसके ऊपर तो हमारी कोशिश हो कि हम डी रैंक ना हो, हमें नए कीवर्ड के ऊपर रैंक ना करना पड़े। जो आप बात कर रही हैं उसे कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिकली किसी एक इवेंट को कवर करते हैं, किसी एक चीज़ को कवर करते हैं, जो कि साल में या एक दफ़ा आ सकती है या ज़िंदगी में एक दफ़ा हो सकती है। और हमें उसके बारे में पहले पता हो कि जिस तरह के लेट्स सपोज़ अब एप्पल का इवेंट आता है, एप्पल का इवेंट आता है तो एप्पल की वेबसाइट क्रैश करना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है उसके ऊपर। हम क्या कर सकते हैं, हम उस इवेंट को कवर कर सकते हैं। बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो हम पाकिस्तानियों के लिए है यहाँ पे बैठे हुए, वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कोई भी कंटेंट हो जाए। वो कबड्डी मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी, लेकिन मुझे जब भी पता चलता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की कबड्डी है, मैं वो भी बैठ के देखता हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। हमारी फितरत के अंदर ये चीज़ बन चुकी है अब तक कि हम लोग उस इवेंट को बहुत हद तक कंसिडर कर रहे होते हैं। बाकी ये एक इवेंट ब्लॉगिंग का सेक्शन है जो कि आपने क्वेश्चन किया है, तो हम लोग अभी कर रहे हैं एफिलिएट। हमारी कोशिश होगी कि हम एवरग्रीन कंटेंट ढूँढ रहे ठीक है। अच्छा उसमें भी मैंने अब कुछ जो है सिलेक्ट किए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं सबके साथ ही डिस्कस करूँ या मैं उसको सेपरेट डिस्कस करूँ क्योंकि आई बिलीव कि सारे अपने-अपने एंगल से सोच रहे होंगे। सबके सामने वो चीज़ आ जाएगी तो मेबी सबकी थिंकिंग एक ही पॉइंट पे आ जाए। या फिर सेकंड उसमें ये हो सकता है कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया जाए आपसे आफ्टर द क्लास ताकि उस चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए कि जो मैंने कुछ निशेस सिलेक्ट किए हैं, हैं। तो वो मैं उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करना चाहूँगी आपके साथ। ठीक है। रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोग एज़ अ ग्रुप काम कर लें तो बहुत बेहतर है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बात करें और 3-3 का ग्रुप बना लें। 3-3 के ग्रुप से होगा क्या, 3 मेन सेक्शंस हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होंगे, एक वेबसाइट, एक कंटेंट और एक रिसर्च। तीनों का काम होगा, रिसर्च वाला बंदा रिसर्च करके देगा, कंटेंट वाला उसे कंटेंट लिखेगा, वेबसाइट वाला उसकी ऑन पेज वगैरह करना शुरू करेगा। एसईओ वाला सेक्शन वेबसाइट वाले के पास ही ज़्यादा सँभाला जा रहा होगा। आप आपस में अपना काम शेयर कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ जो-जो आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल कर सकें। और अगर 3 के ग्रुप में आ जाते हैं तो अपना-अपना ग्रुप बना लें और उसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेला लेके चलना चाहूँगा, तो आप अकेले रख के अपना ये ग्रुप जो टास्क है वो लेके चल सकते हैं। आगे चॉइस आपकी अपनी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग ये कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने टूल्स बाय करने हैं, तो काइंडली ग्रुप में अपने आप को बता दें जिस-जिसने करने हैं। तो अगर शेयरिंग बेस पे भी एक भी लॉगिन ले लेंगे, आई बिलीव वो हम सब यूज़ कर सकते हैं अरसलान या नहीं कर सकते? सबको अपना-अपना सेपरेट लेना पड़ेगा? अच्छा, हाफ़िज़ एसईओ के टूल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, उनकी अभी मैंने रिसेंट उनसे बात की थी तो मुझे ये पता चला कि जब तक आप लोगों का आईपी एड्रेस सेम नहीं है ना, आप उनको एट अ सेम टाइम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आईपी एड्रेस सेम है, तो आप डिफरेंट पीसी से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप लोग इंटरनेट पे वाया बैठे हैं, कोई इस्लामाबाद में है, कोई कराची में है, कोई कहाँ है, तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं एट द सेम टाइम भी कोई मसला नहीं होगा। बाकी टूल प्रोवाइडर्स का मुझे नहीं पता वो कैसा काम कर रहे हैं, मतलब मैंने उनसे कभी नहीं बाय किया, मैं हमेशा हाफ़िज़ वालों से करता आ रहा हूँ। इनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो हैं, उनका नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वेबसाइट में शेयर कर दूँगा। अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहें तो, वो देख सकते हैं। चलिए वो कर दीजिएगा और किसी और ने भी लेना हो, वो भी काइंडली उसमें अपना फीडबैक